नमस्कार। मैं हूँ शोभा किरण। आप देख रहे हैं मीडिया पंचायत और आज हो रहा है हमारे एक नए कार्यक्रम का आगाज़ जिसका नाम है कविता विद किरण। तो किरण तो आप सबके सामने मौजूद है। तो कविताएं कैसी होंगी? कविताओं के लिए हर हफ्ते मैं अपने स्टूडियो में आमंत्रित करूंगी बहुत ही असाधारण और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले किसी पुरुष को, महिला को, और हम जानेंगे मिलकर के उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें, कुछ अनछुए पहलू, कुछ अनकही बातें जो अब तक कोई नहीं जानता था। कुछ ऐसी ही बातें वो हमारे साथ साझा करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हीरा यूं ही हीरा नहीं बनता। हीरा बनने के लिए बहुत सारी पॉलिशिंग होती है, कितने कट्स लगते हैं, तब हीरा चमकता है। सोना 24 कैरेट जो सोना होता है, कुंदन बनने के लिए भी आग में जलना पड़ता है, झुलसना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ऊंचाई पर पहुंचने के लिए इस तरह की संघर्षों का, कठिनाइयों का सामना बहुत करना पड़ता है। तो आज मैं आपसे जिनको मिलवाने के लिए लेकर आई हूँ, उनकी भी जीवन में बहुत सारे संघर्ष रहे, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कर वो आज एक चमकता हुआ सितारा है। तो हमारी पहली कड़ी में हमारी पहली मेहमान आज जो मैं आपसे मिलवाने के लिए लेकर आई हूँ वो है रांची झारखंड से करुणा सिंह कल्पना जी। करुणा जी एक समाज सेविका हैं, एक वो बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। कई सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया है, कई सारी फिल्में आने वाली हैं। बहुत अच्छी लेखिका हैं, बहुत मधुर वाणी है उनकी। तो करुणा जी, मैं सबसे पहले तो आपका मंच पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहूँगी कि जैसा कि आपने बताया आप बेसिकली बिहार से हैं, तो गांव की जो शिक्षा व्यवस्था होती है, आपके पिताजी ज़मींदार थे, गांव की जो शिक्षा व्यवस्था होती है वो शहरों से काफ़ी अलग होती है। तो आपका बचपन कैसा बीता और जो ये शिक्षा, जो पढ़ाई लिखाई हुई, कैसे हुई, कितनी हुई, ये जो सारी बातें हैं वो हमारे साथ आप साझा कीजिए। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच, आदरणीय कृति काली जी, आदरणीय ओम प्रकाश जी, आदरणीय हरि प्रकाश जी, आप सभी को मेरा नमस्कार है। कविता विद किरण इस मंच के लिए आमंत्रित करने के लिए शोभा किरण जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मन में किसी चीज की प्रति सच्ची लगन और जुनून हो तो उसे पूरा करने के लिए पूरी कायनात ही जुड़ जाती है। शायद आप मेरी बातों से सहमत होंगे। ये मंच है कविता की, तो मैं चाहती हूँ कि अपनी लिखी पहली रचना की कुछ पंक्तियाँ आपको सुनाऊं, अगर आपकी इजाज़त हो तो। शुक्रिया। रचना है तुम्हें किस तरह सजाऊं। तुम्हें किस तरह सजाऊं तुम ही बताओ ना। तुम्हें किस तरह सजाऊं तुम ही बताओ ना। चंचल नदी जल की तरह या पत्तियों पे परी ओस की बूंदों की तरह। तुम्हें किस तरह सजाऊं तुम ही बताओ ना। सांझ दीप जलती लौ की तरह, सांझ दीप जलती लौ की तरह, या सुहानी रात चांदनी की तरह। तुम्हें किस तरह सजाऊं तुम ही बताओ ना। शुक्रिया। ये थी कुछ पंक्तियां जो आपने सुना। मैंने अपनी जिंदगी की डोर अपने हाथों में रखा। मैंने किसी को इसकी छेड़छाड़ करने की इजाजत नहीं दी। मैं प्रकृति और परमात्मा प्रेमी करुणा सिंह कल्पना, रांची झारखंड से। वैसे तो मैं बिहार भागलपुर के रंगरा गांव की रहने वाली हूँ। मेरे पिताजी जमींदार थे। घर में रोज 50-60 लोगों के लिए खाना पकती थी। माँ उसी में व्यस्त रहा करती थी। हम भाई बहनें तो बस यूं ही मस्ती करते हुए बड़े हो गए। मैं बचपन से ही कुछ अलग सोच की थी। अपनी धुन में रहने वाली, संगीत प्रेमी, और जहाँ तक मुझे याद है एक कविता
जो मुझे बेहद पसंद थी। वो कविता थी, हवा हूँ हवा मैं, बसंती हवा हूँ। ये पंक्तियाँ कुछ मेरी आदतों से मिलती जुलती थी। हाँ, गांव की शिक्षा उस वक्त बिल्कुल अलग सी थी। बच्चों के साथ कोई भी स्कूल जाते थे और कुछ भी डेट ऑफ बर्थ दे करके उनका एडमिशन करवा दिया जाता था, तो ऐसा ही चलता था। पर शिक्षा विधि अच्छी थी, परंतु गांव में लड़के लड़कियों में बहुत ही भेदभाव हुआ करती थी। लड़के लड़कियों में बहुत ही ज़्यादा, बस लड़कियां चिट्ठी लिखना सीख गई, बस फिर क्या है, उसकी रिश्ते की बात चलना आरंभ हो जाती थी। जी करुणा जी, तो आपने बताया कि पिताजी आपके ज़मींदार थे और माँ बहुत सारा खाना बनाने में व्यस्त रहती थी, तो आप भाई बहन आपस में खेल कूद कर ही बड़े हो गए। अक्सर ऐसा ही होता था, पहले परिवार की संख्या, जो बच्चों की संख्या होती थी वो आज के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा होती थी, तो माँ बाप उन पर ध्यान कम देते थे, वो अपने काम में बिजी रहते थे, बच्चे आपस में खेल कर ही बड़े हो जाते थे। और पढ़ाई लिखाई भी एकदम सही आपने वर्णन किया, बताया हमें। जब उम्र हो जाती थी तो बिना सोचे समझे उनका एडमिशन करवा दिया जाता था। उम्र का कोई ज्ञान ही नहीं होता था कि 5 साल के हो रहे हैं या 10 साल के हो रहे हैं। और लड़कियों की पढ़ाई तो ऐसी ही थी, बस पढ़ाई हो ना भी हो तो कोई बात नहीं, अगर पढ़ाना है तो चिट्ठी पत्री लिखने भर पढ़ लिया, उतना काफ़ी है। तो बहुत सारी आपने जानकारी दी। अब मैं अगला सवाल आपसे ये करूँगी कि वही जैसा कि आपने कहा गांव में बहुत जल्दी शादी हो जाती है, लड़कियों की तो खास करके जल्दी हो जाती है, तो आपके साथ क्या हुआ? आपकी शादी कब हो गई, कैसे हुई? और जो गांव का मतलब कि जो शादी के पहले का जो माहौल था और जो शादी के बाद जो ससुराल का माहौल था, उन दोनों में कितना अंतर आपने पाया और किस तरह से आपने एडजस्ट करने की कोशिश की या किया? सब कुछ मन मुताबिक था या सब कुछ करना पड़ा आपको? वो जो सारी बातें हैं वो हमें बताइए। शुक्रिया शोभा जी। आपका सवाल है कि गांव में लड़कियों की शादी बहुत जल्दी हो जाती है, तो ये आपने बहुत ही सही कहा। मेरी भी शादी बहुत ही जल्दी हो गई थी। मैं जब क्लास 10th में पढ़ती थी तभी मुझे डॉक्टर बनने की बहुत ही इच्छा थी, बट शादी जल्दी हो जाने के कारण मैं नहीं पढ़ पाई। फिर उसके बाद जब मैं ससुराल आई तो उसके बाद हमने स्नातक तक की शिक्षा पाई। और जहाँ तक सवाल है कि मायके और ससुराल की, तो कहीं भी कोई भी व्यक्ति एक जैसा नहीं होता है, अपनी सूझबूझ से ही एडजस्ट करना होता है। वैसे मेरे हस्बैंड बहुत ही प्यारे और अच्छे इंसान हैं, उनकी सोच बहुत ही बड़ी है। वो हमें कभी भी किसी भी काम के लिए कभी भी रोक टोक नहीं की। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड वो बचपन से ही सुन नहीं पाते हैं। कई एक्सीडेंट हो जाने के कारण उनकी सुनने की क्षमता खत्म हो चुकी थी। बहुत सारा इलाज हम सब ने कराया, बट कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। परंतु मैं बहुत खुश हूँ जो ऐसे इंसान के साथ हूँ मैं, जो कि दिल से बहुत ही सुंदर और भावुक इंसान है। वो बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही मेहनती इंसान है। अभी वो कोल इंडिया से GM फाइनेंस होके रिटायर हुए और हम सभी मिलकर हमने कई ऑफिसेस खोला और एक सेवा संस्थान भी खोला है। जैसा कि मैंने कहा कि मैं बचपन से ही सेवा करती हूँ, तो हमने अपना सेवा संकल्प संस्थान खोला है और हम दोनों मिलकर चलाते हैं। गांव बस्ती सारा जगह हम दोनों मिलकर जाते हैं। और जब कुछ सच्ची लगन और मेहनत हो, दिल में किसी के प्रति अच्छी भावनाएं हो, तो आपके साथ धीरे धीरे काफ़ी लोग जुड़ जाते हैं। सो हमारे साथ भी अभी बहुत लोग जुड़ चुके हैं।
जी करुणा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। माहौल कभी एक सा नहीं होता, हमें एडजस्ट करना पड़ता है, माहौल के अनुसार ढलना पड़ता है। और आपने बताया कि 10th क्लास में आपकी शादी हो गई, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन किया और आपके जीवन साथी ने आपको पूरा पूरा सहयोग दिया। ये बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत सारी बधाई और आप दोनों यूं ही खुश रहें, ये हमारी कामना है। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो आप समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़ी, उसका ख्याल कैसे आया, कैसे सोचा कि मुझे समाज सेवा करनी चाहिए, ये बताइएगा हमें। शुक्रिया शोभा जी, आपकी क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो उसके पहले मैं आपको एक रचना सुनाती हूँ। जैसा कि मौसम है बरसात का, तो उस पर कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा ध्यान से। बारिश रिमझिम बूंदों की, बारिश रिमझिम बूंदों की, बेशुमार प्यार ख्वाब नींदों की, बेशुमार प्यार ख्वाब नींदों की, एहसास जगाए उन्माद उमंगों की, एहसास जगाए उन्माद उमंगों की, अरमान कश्मकश तरंगों की, अरमान कश्मकश तरंगों की, बिजली की करक धड़कन की धड़क, समा जाती है उन बारिशों में, मस्त हवा भी मचल जाती है उन बारिशों में, मोरनी भी मोर को रिझाने, मोरनी भी मोर को रिझाने अपना नृत्य दिखाती है उन बारिशों में, पिया से मिलने दुल्हनिया, पिया से मिलने दुल्हनिया भी कंगन खनकाती है उन बारिशों में। शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये बारिशों की रिमझिम वाली रचना पसंद आई होगी। हाँ, तो मैं अब आगे बढ़ती हूँ अपनी बातों की ओर कि जैसा कि आपने पूछा कि सेवा की भावना कैसे उत्पन्न हुई, तो शोभा जी मैं यही कहना चाहूँगी कि सेवा का ख्याल आया नहीं, मेरे रूह में था। जिस जिस रास्ते से गुजरी, दर्द, बेबसी, लाचारी, गरीबी, वो देख करके ही शायद बचपन से ही खुद ब खुद मेरे दिल में उत्पन्न हो गई। शादी के बाद जब मेरे बच्चे भी छोटे छोटे थे, तो उनको गोद में लेकर मैं गांव बस्ती जाया करती थी। मैं दिन रात काम करती थी, जो भी पैसे अपने पॉकेट खर्च यानी घर खर्च से बचाती थी, उन सब के लिए मैं कुछ खरीदा करती थी, उन्हें प्रेजेंट करती थी। स्कूलों में जैसे कुछ खाने की व्यवस्था करना, उनके लिए कुछ प्रोग्राम करना। और हाँ, मैं पहले सिलाई कटाई भी करती थी, तो उनके लिए सिलाई करके जो कुछ कपड़े वगैरह सेल करती थी, तो उन पैसों से उन गरीब बच्चों के लिए मैं गिफ्ट ले जाया करती थी। ये उस वक्त की बात है जब हमारे पास ज़्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे, हम बस किसी तरह घर चलाते थे और जो मेहनत करके जो भी हमारे पास पैसे होते थे, तो मुझे तो सजने संवरने या कपड़े गहने ज्वेलरी का मुझे बिल्कुल भी शौक़ नहीं था। बस सेवा, किसी का दुख दर्द मुझे देखा नहीं जाता था। और मैं कभी भी पार्लर ये सब का मुझे शौक़ भी नहीं रहा। मुझे लगता है कि पार्लर जाके जो मैं वो पैसों से फेशियल कराऊंगी, शायद वो 1000-2000 अगर मैं गरीबों के खर्च के लिए अगर मैं देती हूँ, उनकी बच्चों की पढ़ाई के लिए या उसके पेट खर्च के लिए, तो शायद मेरे अंदर की वो खूबसूरती होगी, ना कि वो फेशियल करा के।
सो मैंने कभी भी फेशियल कराने कभी भी मैं पार्लर नहीं जाती हूँ। बस सेवा सेवा सेवा, मुझे सेवा करना ही अच्छा लगता है। करुणा जी के अंदर बचपन से ही सेवा की भावना थी, और जो ये नाजुक हृदय होता है वो अचानक से कहीं से उत्पन्न नहीं होता है। भगवान एक रचना है, एक सृष्टि की ये, जिसमें भगवान किसी को कठोर हृदय देते हैं, किसी को नाजुक हृदय देते हैं। तो हमारी जो करुणा जी हैं बहुत ही नाजुक हृदय की हैं, जो लोगों का दुख दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। उन्होंने अपने घर खर्च के पैसों से भी लोगों की मदद की है। अब इससे बड़ी क्या बात होगी। आपके इस जज्बे को मैं सलाम करती हूँ, बहुत ही नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और अब जैसा कि आपने बताया कि आपने बॉलीवुड फिल्मों में काम किया है, कर रही हैं, और किन किन चीज़ों में आपकी जो है वो रुचि है। और हम जब औरतें किसी फील्ड में आगे बढ़ती हैं तो पुरुषों के मुकाबले जो होता है वो थोड़ी सी कठिनाइयाँ ज़्यादा आती हैं, उनका सामना हमें ज़्यादा करना पड़ता है। तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि कई सारी कठिनाइयाँ सामने आई? तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो वो सारी बातें हमें बताइए। शुक्रिया शोभा जी, आपकी सवाल बहुत ही खूबसूरत है, बिल्कुल आपकी तरह। तो सवाल पे जाने से पहले मैं एक रचना जो ज़िंदगी से ही जुड़ी हुई है, मैं कुछ पंक्तियाँ आपको सुनाती हूँ, गौर फरमाइएगा। जिंदगी जीने के आस लिए, जिंदगी जीने के आस लिए, एक सुखद एहसास लिए, जिंदगी जीने के आस लिए, एक सुखद एहसास लिए। मैं हमेशा हर पल एहसास लेती रहती हूँ, मैं भी किसी भी काम से बोर नहीं होती। तो उसके आगे की पंक्तियाँ सुनिएगा। दो चार कदम चल दिए, दो चार कदम चल दिए, हवाओं से बातें कुछ खास किए। दो चार कदम चल दिए, हवाओं से बातें कुछ खास किए। छुपते हुए चांद भी गवाह कर दिए, दो चार तारे भी साथ दिए। एक सुखद एहसास लिए, जिंदगी जीने के आस लिए। जमी भी गुनगुना रही, खुशियों के पैगाम लिए। जमी भी गुनगुना रही, खुशियों के पैगाम लिए। पेड़ों की पत्तियां भी सरसरा रही, पेड़ों की पत्तियां भी सरसरा रही, एक सुखद एहसास लिए। शुक्रिया। मैं तो प्रकृति प्रेमी हूँ, तो प्रकृति के ऊपर ही आपको रचनाएं सुनाऊंगी। धन्यवाद जो आपने गौर से सुना। अब मैं आगे बढ़ती हूँ आपके सवालों की ओर। तो जहाँ तक सवाल है कि मैं इतने सारे कामों को कैसे कर लेती हूँ, तो सबसे पहले मैं बताऊँ कि मैं ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाती हूँ, यानी कि 3:30 से 4 बजे ही उठती हूँ। मेरी दिन की शुरुआत आराधना प्रार्थना से होती है, फिर योग प्राणायाम, सभी के लिए प्रार्थना से शुरू होती है मेरी दिन की शुरुआत। तो मैं जो इतने वक्त पहले जग जाती हूँ तो हमारे पास समय बहुत ज़्यादा होता है। आप सोचो ना, मैं अगर 3:30-4 बजे उठती हूँ तो उसके बाद से मुझे 10 बजे तक का टाइम होता है काम करने के लिए। तो मैं उतना वक्त में कितना काम कर सकती हूँ, तो ये एक राज है। और मैं सारे काम को बहुत ही एंजॉय करती हूँ। आपको मैं बताऊँ कि मैं शायद 100 से भी ज़्यादा चीज़ों को सीखा और क्लासेस भी किया। और मैं आर्ट एंड क्राफ्ट मैं बता नहीं सकती हूँ मैं कितना चीज़ों को मैंने सीखा है। संगीत की शिक्षा तो खैर अभी चल ही रही है, थोड़ा मैं लेट से शुरू की, क्योंकि मेरी जो ख्वाहिश थी कि हमारे बच्चे, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था, पर वो मैंने
बच्चों के साथ पूरा किया। हाँ, मैंने कभी ज़बरदस्ती नहीं की, लेकिन बच्चों को पूरी आज़ादी दी कि आप अपनी शौक़, अपनी एजुकेशन जितना भी कर सको वो आप करो। दूसरी बात है कि मैं फिल्मों में भी अभिनय करती हूँ। फिर मैं कैसे इन सारी चीज़ों को कर लेती हूँ। तो अगर आपके मन में अगर चाहत हो कुछ करने के लिए तो वक्त बहुत है। लोग जो कहते हैं ना कि हमारे पास वक्त नहीं है, बस वो खाना बना के खाते हैं और फिर सो जाते हैं, और वही रोना होता है कि हमारे पास वक्त ही नहीं है, जबकि आपके पास बहुत वक्त होता है। अगर आपके मन में कुछ करने की चाहत हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपकी सोच ही है जो आपको दुनिया से अलग बनाती है। तो सोच को बदलिए और दुनिया की भीड़ में अपनी पहचान बनाइए। बस मेरी सोच ऐसी है और मैं इसी सोच के साथ बहुत सारा काम करती हूँ। जी करुणा जी, सब कुछ अपनी सोच पर निर्भर करता है। 24 घंटे ही सबको मिलते हैं। इन्हीं 24 घंटों में कोई कामयाबी के शिखर तक पहुंचता है और कोई 24 घंटों में सिर्फ खाता है, पीता है, सोता है और अपनी पूरी ज़िंदगी को यूं ही व्यर्थ गंवा देता है। अगला सवाल मैं आपसे ये करूँगी कि एक वो समय था जब आप खुद बच्ची थी, अब आपके अपने बच्चे हैं, आप एक माँ हैं, आपने अपने बच्चों को कितनी आज़ादी दी है? और ये भी बताइए तब के समाज में और अब के समाज में कितना आपको परिवर्तन लगता है? आज का जो समय है हम सब डिजिटल हो चुके हैं, तो ये सारी बातें आपको कितनी सही लगती हैं, कितनी गलत लगती हैं, ये हमें बताइए। शुक्रिया शोभा जी, मैं तो आपकी सादगी और सरलता से बहुत ही प्रभावित हुई। आपकी सवालों की तरफ जाती हूँ। उसके पहले मैं एक रचना सुनाना चाहती हूँ जो कि मैंने लिखा था उनके लिए, जो कि उनके पास सभी कला है, अदा है, परंतु वो घर वालों से डरती है कुछ करने से। मैंने ये उनके लिए लिखा था। तो आइए चलते हैं इस रचना की ओर। है तुझमें वो अदा, है तुझमें वो अदा, है तुझमें वो वफा, है तुझमें वो अदा, है तुझमें वो वफा। निकल बाहर पिंजरे से, निकल बाहर पिंजरे से, फिक्र न कर इस जमाने से। निकल बाहर पिंजरे से, फिक्र न कर इस जमाने से। आजाद देश की पंछी है तू, आजाद देश की पंछी है तू, फिर क्यों जीती हो बेवसी में तू, फिर क्यों जीती हो बेवसी में तू। तुझे भी हक है स्वतंत्र जीने का, तुझे भी हक है स्वतंत्र जीने का। तुझमें भी वो हौसले है आसमां पे छूने का, तुझमें भी वो हौसले है आसमां को छूने का। जो पल बीत गया उसका अफसोस न कर, जो पल बीत गया उसका अफसोस न कर। जो पल है उसे यूं बर्बाद न कर, जो पल है उसे यूं बर्बाद न कर। खोल दे मन का द्वार, हो जा पिंजरे से आजाद, खोल दे मन का द्वार, हो जा पिंजरे से आजाद। बना ले तिनके से जहां, बना ले तिनके से जहां, करना किसी से फरियाद। यानी अपने दम पर जहां को बनाना है, अपनी दुनिया को बनाना है, किसी के दम पे नहीं। आप में वो है जो आप खुद कर सकते हैं। उठ जाग, उठ जाग, अंधेरा को चीर सवेरा बना, उठ जाग, अंधेरा को चीर सवेरा बना।
अपनी सोच की किरण से, अपनी सोच की किरण से सूरज बना। क्या अपनी सोच की किरण से सूरज बना। शुक्रिया दोस्तों, ये हमने उनके लिए लिखा था जिनके अंदर में सब तो है परंतु वो खुलकर जी नहीं पाते हैं, अपने हौसलों की उड़ान भर नहीं पाते हैं। तो मैं कहती हूँ कि उड़ान भरो, अपने विश्वास को जगाओ। शुक्रिया। तो मैं आपके सवालों की ओर चलती हूँ। तो आपने जैसा पूछा कि मैं आज एक माँ हूँ, तो अपने बच्चों को किस तरह की आज़ादी दी। तो मैं ये कहती हूँ कि मैं जो बचपन में नहीं कर पाई, जो हमारे अंदर जो रह गया, वो कशिश, वो सारी बातों को हमने वो बच्चों में पूरा किया। यानी बच्चों को पूरी आज़ादी दी, पढ़ाई से लेकर के उनके हर ख्वाब शौक, यहाँ तक कि जीवन साथी चुनने तक की हर आज़ादी मैंने दिया बच्चों को। मेरी बड़ी बेटी वो खुद अपने बलबूते पे लंदन गई और अपने मुकाम को हासिल की। मेरी छोटी बेटी वो भी बहुत टैलेंटेड है, वो भी SRFT से फिल्म की पढ़ाई की और वो आज फिल्म मेकर है और उसे कई इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड मिल चुका है। तो मुझे बहुत गर्व है अपने बच्चों पे। और हमारे 2 दामाद जी वो भी बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही टैलेंटेड है और वो भी बहुत ही अच्छे मुकाम पे है। और हमारे सभी बच्चे समाज सेवा से जुड़े हैं, ये भी एक बड़ी बात है। जहाँ तक सवाल है डिजिटल ज़माने की, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। दुनिया में कोई भी हो, कहीं भी हो, उसे हम देख सुन पाते हैं, तो ये डिजिटल ज़माने की वजह से। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि दुनिया जो है हमारी उंगलियों में सिमट आई है। और हाँ, जाहिर सी बात है कि उसमें रिश्तों पे कुछ असर तो पड़ता है, पर दुनिया इतनी फास्ट है कि हमें ज़माने के साथ चलना चाहिए और उस सोच में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। ऐसा मैं मानती हूँ, शायद आप भी मानते होंगे। आपकी भी सरलता से मैं बहुत प्रभावित हूँ करुणा जी। करुणा जी एक बहुत ही अच्छी और जिम्मेदार माँ है। जैसा कि उन्होंने बताया, अपनी बच्चियों को उन्होंने पूरी आज़ादी दी, पूरी छूट दी, जो भी वो करना चाहे वो कर सकती थी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है करुणा जी। जब हम पक्षी को पिंजरे में कैद करते हैं तो वो फड़फड़ाता है बाहर उड़ने के लिए, लेकिन जब हम पिंजरा खोल देते हैं तो वो शांत होकर हमारे पास ही बैठ जाता है। उसी तरह से कुछ बच्चों के साथ भी होता है, जब हम उन्हें पूरी आज़ादी देते हैं तो वो सही राह चुनते हैं। अब करुणा जी हमें ये बताइए कि आप इतना अच्छा लिखती हैं, तो लेखन के प्रति जो ये झुकाव है वो कैसे हो गया, और ये जो साहित्यिक सफ़र तब से लेकर अब तक का रहा, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। शुक्रिया शोभा जी, आपने बहुत ही अहम सवाल किया है इस मंच से जुड़ी हुई। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि साहित्य एवं कला ये भावनाओं की बात है। बचपन से ही प्रकृति से प्रेम, पेड़ पौधे तितली झरने तालाब से घंटों बातें करना, मन ही मन मानो वो ही मेरी दोस्त हो, उसकी तस्वीरें मन मस्तिष्क में बनाना। पर हमने कभी ध्यान नहीं दिया इस पर कि मैं लिख भी सकती हूँ। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, फिल्मी गानों को सुना करती थी और पता नहीं कैसे क्यों उससे मैं भजन लिखा करती थी और उसे मैं प्रस्तुत अपनी सहेली के साथ किया करती थी। और मैं
इसको लेकर बहुत ही अपने गांव में प्रसिद्ध हो गई थी। हमेशा लोग मुझे बुलाया करते थे। फिर मेरी शादी हुई। फिर मैं इनके साथ जहाँ जहाँ भी जाया करती थी ना, तो मैं हर चीज़ों को बहुत ही गौर से देखा करती थी और फिर इनको आके बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सुनाया करती थी। तो फिर ये कहते थे कि अरे ये तो बिल्कुल कहानी जैसी लगती है, तो तुम लिखती क्यों नहीं हो? तो मैंने कहा कि हाँ, ये कहानी बन सकती है, तो मैं इसे लिख सकती हूँ। आपने ठीक कहा। तो मैंने लिखना शुरू किया और ऑल इंडिया से प्रकाशित होती थी संपदा पत्रिका। तो मैंने पहली बार हास्य व्यंग संपदा से प्रकाशित कराया और वो पहली ही हास्य व्यंग इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि मेरा नाम पूरा एकदम करुणा सिंह कौन है ऐसा सब लोग पूछा करते थे और हमसे मिलने के लिए आते थे। तो बहुत ज़्यादा ही पॉपुलैरिटी मिली मुझे और उसके वजह से फिर मुझे रेडियो से भी खबर आने लगी कि भाई आप हमारे रेडियो के लिए क्यों नहीं लिखते हो। तो फिर मैं रेडियो के लिए लिखना शुरू किया और मैं वहाँ पे जा कर के अपनी हास्य व्यंग को प्रकाशित करती थी। तो बहुत ही अच्छा रहा वो पल भी। और उसके बाद फिर पता नहीं कब क्या किस वजह से वो फिर हमने लिखना छोड़ दिया। फिर मैं कुछ और जैसा कि मैंने बताया कि मुझे हमेशा कुछ न कुछ नया करना, नया सीखना बहुत अच्छा लगता था। तो पता नहीं मैं कब उसको छोड़ दी और फिर मैं नया नया कुछ करते करते मैं काफ़ी दूर आ गई। फिर बच्चों की शादी हो गई। फिर मैं सोचने लगी कि मुझे अब नया क्या करना है। तो फिर मैं संगीत सीखना शुरू की। तो संगीत सीखते सीखते फिर सबसे पहले मैंने गिटार सीखना शुरू किया, फिर तबला, हारमोनियम। तो इस तरह से मैं आगे बढ़ती गई। लेकिन हाँ, मैं उसमें ऐसा है कि मैं ऐसा लग रहा था कि मैं उसे पूरा जल्दी से मैं सक्सेस नहीं हो पा रही थी। यानी कि सक्सेस तो खैर जल्दी नहीं प्राप्त होती है। मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि मैं फिर घूमना शुरू किया था, मैं घूमते रहती थी। तो वो मेरा जो संगीत सीखना था वो बहुत मतलब कि रुक जा रही थी और मैं आगे बढ़ नहीं पा रही थी। तो मुझे लगा कि उफ, मैं क्या करूं जो हमेशा मैं कर सकती हूँ घूमते हुए। तो फिर मैं बचपन की ख्यालों में गई। फिर मुझे याद आया पेड़ पौधे पंक्तियाँ सारी। तो फिर मुझे याद आने लगा कि अरे मैं कुछ तो लिख सकती हूँ। तो नहीं, हास्य व्यंग मुझे नहीं लिखना है, कुछ तो इंटरेस्टिंग करना है। तो फिर पता नहीं क्यों ऐसे मेरे मस्तिष्क में दो दो पंक्तियाँ आने लग गई। तो फिर मैंने सोचा कि इसे लिखती हूँ और लिखते लिखते फिर मैं बहुत ही ज़्यादा लिखने लग गई। फिर मैंने इनको सुनाया तो बोला अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम तो ठीक ठाक ही लिख रही हो। फिर मेरी एक फ्रेंड है संध्या, तो उनसे बात हुई तो मैंने उसको बताया। तो उसने कहा कि अरे तुम तो बहुत अच्छा लिख रही हो, तो चलो फिर स्टेज पे परफॉर्म करो। तो पहली बार उसने ही मुझे बुलाया था, तो मैं उसके साथ ही पहली बार स्टेज पे परफॉर्म किया था। थैंक यू संध्या। मेरी वो नई फ्रेंड है संध्या। तो इस तरह से मेरी साहित्य की ज़िंदगी की शुरुआत हुई और मुझे भी बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि जैसा कि मैं प्रकृति, परमात्मा, संगीत की प्रेमी हूँ, तो मुझे उसके साथ बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं उसके साथ बहुत ही खुश हूँ और उसके साथ मेरे बहुत सारे दोस्त बन गए हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। करुणा जी बचपन से ही लिख रही हैं, उन्हें प्रकृति से बहुत प्रेम है जैसा उन्होंने बताया। और आपकी इस बात से भी मैं सहमत हूँ कि कविताएं जो है वो भावनाएं हैं, भावनाओं से ही कविताएं जन्म लेती हैं। अब करुणा जी आप ये हमें बताइए कि
आपको क्या लगता है कि साहित्य आजकल एक व्यापार सा हो गया है, साहित्य अपनी क्वालिटी खो रहा है? और ये कोरोना के टाइम पे जो लॉकडाउन चल रहा है, इस लॉकडाउन में ऑनलाइन जो काव्य पाठ हो रहे हैं वो हर दिन होते हैं, बाढ़ सी आ गई है। तो कितना सही है, कितना गलत है? क्या नए साहित्यकारों को इससे मौका मिल रहा है? उभर कर आ पाएंगे साहित्यकार? आपको जो लगता है, आपकी जो क्या राय है इस बारे में? हाँ, तो शोभा जी, जैसा कि आपने फरमाया कि साहित्य को कुछ लोगों ने व्यापार बना रखा है, तो आपकी इस बातों से मैं सहमत हूँ कुछ हद तक। काफ़ी लोगों में मैंने ये देखा है। मैं इसलिए कह सकती हूँ कि मैं भी बहुत सारे मंचों से जुड़ी हूँ और मैंने देखा और सुना भी है। पर हाँ, काफ़ी मंच ऐसे हैं जो निस्वार्थ भाव से कार्य कर रही है। और दूसरी बात, जहाँ तक आपने कहा कि आजकल जो ऑनलाइन काव्य पाठ हो रही है, क्या ये उचित है या सही है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये ऑनलाइन काव्य पाठ बहुत ही अच्छा है। क्योंकि अभी जैसा कि लॉकडाउन का वक्त है, तो लोग घर में बोर होते, तो अच्छा है कि ऑनलाइन काव्य पाठ हो रहा है और लोग इसी बहाने लिख रहे हैं, अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। तो इससे तो मुझे ये लगता है कि अपनी सोच को सकारात्मक दिशा की ओर ले जा रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो ये जैसा है कि ये कविता विद किरण, तो मैं 4 पंक्तियाँ आपको सुनाना चाहूँगी, अगर आपकी इजाज़त हो तो। शुक्रिया। बस 4 पंक्तियाँ हैं कि शब्द को चुन चुन कर प्रेम माला बनाया, शब्द को चुन चुन कर प्रेम माला बनाया, तेरी गीत की धुन से धड़कनों को सजाया, तेरी गीत की धुन को सुनकर धड़कनों को सजाया, तेरी सांसों की महक से खुद को कस्तूरी बनाया, तेरी सांसों की महक से खुद को कस्तूरी बनाया, फिर तेरी ये रंगों को और दीवानगी की हद में समाया। शुक्रिया दोस्तों, जो आपने गौर से सुना। जी बिल्कुल करुणा जी, इस लॉकडाउन के टाइम में जहां लोग 3-3 महीने से घरों में कैद है, इस काव्य पाठ ने सबके नकारात्मक सोच को भी सकारात्मकता में तब्दील कर दिया है, बदल दिया है। मैं सहमत हूं आपकी इस बात से और बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे इतनी सारी प्यारी प्यारी बातें करते हुए। अब आपसे मैं एक पर्सनली सवाल है ये कि आप जो इस मकाम पर पहुंची है, इतनी सफल है, तो इस सफलता के जो मूल मंत्र होते हैं वो मंत्र क्या हैं, या जो ये राज की बात है वो हमें बताइए, हमारे साथ साझा कीजिए कि वो राज की क्या बात है जो किसी इंसान को सफल होने के लिए ज़रूरी होती है, जिनको आपने महसूस किया है, आप हमें बताइए। शोभा जी, जैसा कि आपने कहा कि जीवन में सफल होने का मूल मंत्र क्या है, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि खुद से प्यार करना सीखिए, खुद को सम्मान देना सीखिए। जब तक हम खुद को सम्मान नहीं देंगे तो हम सफल कैसे होंगे। अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखिए। आत्मविश्वास, धैर्य एवं जुनून दीवानगी की हद तक होनी चाहिए। लक्ष्य को निश्चित कर होशपूर्ण सजगता से चलना चाहिए। जिस डोर को हमने पकड़ा है उसे दृढ़ विश्वास से थामे रखना चाहिए। उसे वक्त से पूरा करने का निश्चय लेना चाहिए, तभी हम सफल हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शोभा जी। कविता विद किरण, आपका नाम किरण
किरण की तरह सदा चमकती रहे, यही मेरी दुआ है। बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद पंचायत मीडिया के सभी सदस्यों का। अंत में मैं एक रचना प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनिएगा। ये रचना हमने यूँ लिखा था कि मेरे हस्बैंड जो मेरे लिए तारीफ़ के कुछ शब्द कहा करते थे, मैंने उन शब्दों से ही लिखा है, सुनिएगा। संगे मरमर की मूरत सी हो तुम, संगे मरमर की मूरत सी हो तुम, सादगी से भरी शाश्वत सी हो तुम। तारीफ क्या करूं, बसंत की बहार सी हो तुम, खिलती कलियों की निखार सी हो तुम। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है ना, तारीफ की बात है। झील सी नीली आंखें, सावन की फुहार सी हो तुम, पतझड़ की बाद आए नई कोपल की सरसराहट सी हो तुम। सुनने में अच्छा लग रहा है। देखो पगली मेरी आंखों में, देखो पगली मेरी आंखों में, बहती झरनों की ताल सी हो तुम। घने बादलों को देख नाचती मोर, सदा उमंग सी हो तुम। बागों में पपीहे की गूंज, उस जैसी उड़ान सी हो तुम। सुनकर कितना अच्छा लग रहा है। छनकती जैसी नुपुर, मानो मेरी पहचान सी हो तुम। छनकती जैसी नुपुर, मानो मेरी पहचान सी हो तुम। मानो या ना मानो मेरी जिंदगी, मानो या ना मानो मेरी जिंदगी, मेरी जान सी हो तुम। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अमूल्य वक्त हमें दिया, हमें सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो ये थी करुणा सिंह कल्पना जी, रांची झारखंड से। करुणा जी के बारे में आज हमने बहुत सारी बातें जानी, कुछ सवालों के जरिए और जवाबों से उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से उन सारे बातों का उत्तर दिया है और हम बहुत सारी बातें जान पाए उनके जीवन से जुड़ी हुई। तो करुणा जी, आपका इस स्टूडियो में आने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने हमारा आमंत्रण स्वीकारा और इतने सारे सवालों का जवाब इतनी खूबसूरती से दिया है। तो आज हमारी ये कड़ी यहीं समाप्त हो रही है। अगले हफ्ते मैं फिर आपसे मिलवाने के लिए लेकर आऊँगी किसी अन्य मेहमान को और हम मिलकर जानेंगे उनके जीवन के कुछ ऐसे ही अनछुए अनकहे पहलुओं को रूबरू करवाऊँगी मैं आपसे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, शुभ रात्रि। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल।